आज की कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। माँ अक्सर मीना आंटी की दोनों जुड़वा बेटी आरुषि और सुरुचि के बारे में बताती रहती हैं। जहाँ सब लोग कहते हैं कि जुड़वा बहन या भाई की शक्ल के साथ साथ अकल भी मिलती जुलती रहती है, लेकिन आरुषि और सुरुचि की शक्ल तो एकदम एक जैसी है, लेकिन अकल में काफ़ी अंतर है। जहाँ दोनों बहनें एक साथ पली बढ़ी खेली खाई, वहीं आरुषि ने खुद को आज़ाद कर अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत दिखाई, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को अपने पिता द्वारा प्रताड़ित करते हुए देखा था। माँ को पिताजी चाहे मारे पीटे गालियाँ दे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए, वरना उनकी खैर नहीं रहती थी। इसलिए वह ऐसे पुरुषों से घृणा करती थी जो औरत को अपने पैर की जूती के समान समझते थे। लेकिन सुरुचि पर लोक लाज का बोझ परिवार ने लाद दिया। आरुषि ने बचपन से देखा था, बेटियों की शादी में पैसे सोने चांदी के अलावा ढेरों गाय बैल भैंस घोड़े आदि देने की परंपरा सालों से चली आ रही थी। बेटियों पर दिल खोलकर खर्चा किया जाता था, सिवाय उनकी पढ़ाई के, जो आरुषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उसकी मर्जी जाने बगैर ही पिता ने उसकी शादी तय कर दिया था। अब तो आरुषि की शादी तय हो चुकी थी, मेहमान आ चुके थे, सारा घर मेहमानों से भरा था। शादी के 2 दिन पहले काफ़ी देर होने पर जब आरुषि ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला तो उसकी छोटी चाची ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए खुल गया। भीतर जाने पर पता चला कि आरुषि कमरे में नहीं है। यह खबर पूरे घर में बिजली की भांति कौंध गई। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि आरुषि के पिता रघुवीर चाचा के एक दोस्त कनक बाबू का बेटा हेमांग भी गायब है। वे लोग बोकारो से इसी शादी में शामिल होने आए थे। इसी गांव के थे और रघुवीर चाचा से उनकी पुरानी दोस्ती थी। सालों पहले उनका परिवार बोकारो में बस गया था, लेकिन संबंध अभी भी उसी तरह कायम था। इन लोगों का 1-2 साल में आना जाना और मिलना हो जाता था। जब भी वे लोग गांव आते थे तो रघुवीर चाचा के घर पर ही रुकते थे, क्योंकि उनका अपना पुश्तैनी घर सालों से बंद था। इतने भरे पूरे परिवार में कभी किसी को यह शक नहीं हुआ कि आरुषि का हेमांग से कोई संबंध है। अगर दोनों बच्चों ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई होती तो शायद वे अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए तैयार भी हो जाते। लेकिन उस वक्त कोई माता पिता अपने बच्चों को इतना हक कहाँ देते थे कि वे अपनी पसंद और शादी की बात उनसे कर सके। आरुषि के पिता दबंग किस्म के इंसान थे। उनकी सोच में घर की औरतें पैरों में पहनी जाने वाली खूबसूरत मोजड़ी के समान हुआ करती हैं। उन तक आरुषि के गायब होने की खबर पहुंचते ही वे सीधे आंगन में आए और बिना कुछ बोले चाची को कमरे में ले गए। दरवाजा बंद हुआ और अंदर से तब तक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही जब तक वे पीटते हुए थक नहीं गए। पति के सामने हमेशा चुप रहने वाली चाची भी आज रोते हुए चिल्ला रही थी, मारो, मार डालो मुझे, कम से कम आज मेरी एक बेटी तो इस कैद से आज़ाद हो गई, नहीं तो 2 दिनों बाद तुम्हारी ही तरह किसी और भेड़िए के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और चाचा दंदनाते हुए बाहर चले गए। कुछ देर बाद आरुषि के छोटे चाचा ने आकर घर के मालिक का फरमान सुनाया, आरुषि की जगह अब सुरुचि की शादी की तैयारी शुरू करो। सुरुचि शादी के लिए तैयार थी या नहीं, किसी ने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा। अकेले में चाची ने उसे जाकर समझाया, बेटी मेरी जिंदगी तो बीत गई, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी बस तुम इस घर से चली जाओ, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी, अपने फैसले अगर खुद ले सको तो जरूर लेना। अपनी खुशियां हासिल करने का हक हर किसी को है, मेरी तरह घुटन में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। मेरा आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन सुरुचि ने अपने पिता की इज्जत को ध्यान में रखकर ऐसा कुछ नहीं किया। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। सुरुचि उस घर की छोटी दुल्हन और मधुर की पत्नी के रूप में ससुराल पहुंच गई। विदाई के अगले दिन ही एक सुसाइड नोट लिखकर सुरुचि की मां ने फांसी लगा ली। मैं अब तक अपने पति की ज्यादती बर्दाश्त करती रही, बिना रीढ़ की हड्डी वाली अपनी जिंदगी व्यतीत करती रही, पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बेटियां अब इस घर से चली गई हैं। अब मैं अपनी
वजूदहीन जिंदगी के बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इसके लिए किसी और को जिम्मेदार न माना जाए। बिना पुलिस को इसकी खबर किए आनन फानन में चाची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर आरुषि कनक बाबू के बेटे हेमांग के साथ बोकारो न जाकर कहीं और चली गई। हेमांग के परिवार वालों ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर वे लोग भी शांत बैठ गए। करीब 10 वर्षों बाद हेमांग और आरुषि अचानक से बोकारो आए। साथ में अपने 9 साल के जुड़वा बच्चों हृदयांश और हिमांगी को लेकर आए। परिवार वालों ने हेमांग और आरुषि को कुछ यूं अपनाया जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। पता चला कि वे दोनों घर छोड़ने के बाद सीधे बड़ौदा चले गए। वहाँ कुछ दिन हेमांग अपने एक दोस्त के घर पर ठहरा। उसी की मदद से एक प्राइवेट फर्म में नौकरी की शुरुआत की और कुछ दिन बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। 2 साल बाद हेमांग ने अपने अनुभव के आधार पर केमिकल लाइन में अपनी नई शुरुआत की। मेहनत और लगन के योगदान से काम अच्छा चला और दोनों को समय ने मनचाही खुशियाँ दी। पूरी तरह स्थापित होने के बाद अब वे दोनों अपने घर वालों से मिलने का यह प्रोग्राम बनाया था। कहते हैं सफलता और पैसा गुनाहों पर भी पर्दा डालने में सफल होता है। फिर ये दोनों तो बस अपनी खुशियाँ तलाशने निकले थे और साथ लेकर आए थे रिश्तेदारों के लिए ढेर सारी उम्मीदें। इनकी अच्छी खासी संपत्ति के माध्यम से उनकी चाहत पूरी हो सकती थी। हेमांग के परिवार वाले आरुषि, हृदयांश और हिमांगी को लेकर रघुवीर चाचा के घर पहुंचे। कुछ देर की चुप्पी के बाद चाचा बोले, अब तो जो होना था हो चुका। अब पहले की तरह सामान्य होकर तुम लोग अपना जीवन जियो। आंसू भरी आंखों से बस इतना ही बोल पाई आरुषि। सब कुछ पहले की तरह सामान्य कैसे? क्या माँ अब वापस आ पाएंगी? यह कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। हेमांग ने उसे थाम लिया और आरुषि फूट फूट कर रोने लगी। सुरुचि भी अपने हिस्से की जिंदगी को सहेजने की चाहत में उसे काटे जा रही थी। ससुराल आने के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि उसका पति मधुर अपनी विधवा भाभी के प्रेम में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। इसे प्रेम कहना भी प्रेम का अपमान होगा, क्योंकि अगर प्रेम होता तो मधुर ने उनके संग शादी की हिम्मत दिखाई होती। किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने बारात लेकर न जाता। शुरू में सुरुचि अपने अंदर की उम्मीदों को सींचती रही। उसे लगता था कि वह अपने व्यवहार से मधुर को सही रास्ते पर ले आएगी। जब तक सास ससुर जिंदा थे, मधुर भाभी के कमरे में मौका देख कर जाता था। थोड़ा लिहाज बाकी था उसमें। माता पिता को सब जानकारी थी, पर हर माँ बाप की तरह वे भी किसी और की बेटी को अपने बिगड़ल बेटे को सुधारने का मोह छोड़ नहीं सके। उन्होंने एक लड़की की जिंदगी नरक में धकेलने के गुनाह की भरपाई की चाहत में अपनी आधी संपत्ति अपनी बहू के नाम कर दी, जिसने कभी पति का सुख पाया ही नहीं। मायके वाले तो शादी करके अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री मान बैठे थे। एक बार मायके जाने पर सुरुचि के उतरे चेहरे को देखकर उसकी चाची ने उसके दाम्पत्य जीवन की खोजबीन की थी। जब सुरुचि ने उन्हें हकीकत बताई तो उन्होंने एक संस्कारी महिला की तरह नसीहत दे डाली कि लड़की की डोली ससुराल जाती है और अर्थी ही वहाँ से बाहर निकलती है। इसके बाद नियति मानकर सुरुचि ने अपनी जिंदगी काटना शुरू किया। माता पिता के निधन के बाद मधुर ने अपनी बची खुची लोकलाज भी बेच खाई। अब वह दिन में भी भाभी वंदना के कमरे में जाने लगा था। सुरुचि की हैसियत अब उस घर में बस एक नौकरानी के समान रह गई थी। अपने मायके वालों से मिलने के बाद आरुषि अपनी जुड़वा छोटी बहन से मिलने उसके ससुराल आई। जिस वक्त वहां पहुंची, मधुर घर पर नहीं था। सुरुचि के उतरे चेहरे को देखकर जब उसने उससे पूछा तो सुरुचि ने उसे सारी आप बीती बयां कर दी। तुम इतने सालों से इस नरक में अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हो? पापा ने तुम्हारी सहायता नहीं की, फिर भी इस गंदगी के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी। जब तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया तो किसी और से उम्मीद कैसे कर सकती हो? चलो मेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। और हाँ, यहाँ जो जमीन तुम्हारे नाम की गई है उसे किसी को सौंपने का ख्याल भी मत लाना। उस पर तुम्हारे सास ससुर ने बस तुम्हारा हक सौंपा है। आरुषि की बातों से हेमांग के चेहरे पर सहमति के भाव परिलक्षित हो रहे थे। मधुर बाहर से आकर सीधे अपनी भाभी वंदना के कमरे में गया। वहां उसे पता चला कि सुरुचि की बहन आई हुई है।
आरुषि ने सुरुचि से उसके बैग संभालने को कहकर उससे अपने साथ चलने को कहा। वे लोग निकलने ही वाले थे कि सामने से मधुर आता हुआ दिखा। बेशर्म की तरह दांत निपोरते हुए बोला, जितना ज्यादा दिन हो सके अपनी इस बहन के साथ ही रहना। कुछ दिन मैं भी अपनी जिंदगी सुकून से जी सकूंगा। और हाँ साली साहिबा, मेरा समय अच्छा था कि आप शादी से पहले ही साढ़ू जी के साथ भाग गई। थोड़ी बहुत जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ उसका मजा भी किरकिरा हो जाता, क्योंकि आपकी खूबसूरती देख मैं खुद को दो नावों के सवार में होने से नहीं रोक पाता और मैं एक साथ दो नावों पर पैर रखकर गिरने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। हेमांग गुस्से में मुट्ठी भींचकर मधुर की तरफ बढ़ा, मगर आरुषि ने उसके हाथ पकड़ लिए और जाते जाते यह कहकर गई, सुरुचि अब तुम्हें जल्दी ही पूरी तरह आज़ाद कर देगी। जाकर तलाक के कागज भिजवाती हूँ। बस उस संपत्ति की उम्मीद मत करना जो तुम्हारे पेरेंट्स ने सुरुचि के नाम की है। समय अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहा। सुरुचि और मधुर का तलाक हो गया। कुछ वर्षों बाद ही हेमांग के एक विधुर दोस्त धवल ने सुरुचि के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। धवल एक सुलझा हुआ इंसान था। सुरुचि ने इस शादी के लिए हामी भर दी और अपनी बची जिंदगी के लिए खुशियों के कुछ कतरे सहेजने में जुट गई। 2 साल बाद बेटी आन्या ने उनकी जिंदगी में आकर उसे और भी खूबसूरत बना दिया। समय बीतता रहा, बच्चे बड़े हो गए। हृदयांश और हिमांगी ने हेमंग के बिजनेस में अपना सहयोग देते हुए उसे और बढ़ाया। दोनों ने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी पसंद का जीवन साथी चुना और कुछ समय बाद अपना अपना घर लेकर एक ही शहर में रिश्ते की मिठास को सहेजे खुशहाल जिंदगी का आनंद लेने लगे। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, करवट लेना उसका स्वभाव है। पूरे विश्व में जब कोरोना का प्रकोप फैला, लॉकडाउन लगा, तमाम बंदिशों के बीच पता नहीं कैसे हेमांग और आरुषि और उनके 2 नौकर कोविड पॉजिटिव हो गए। क्वारंटाइन और फिर हॉस्पिटल के तमाम इंतजामों के बावजूद हेमांग को बचाया नहीं जा सका। दोनों बच्चों और सुरुचि के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी जिंदगी को सहेजने वाला हेमांग रूपी एक खंभा धराशायी हो चुका था और दूसरा खंभा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। आरुषि की हालत के मद्देनजर डॉक्टर ने उसे हेमांग के बारे में बताने को मना किया था। बार बार वह हेमांग की हालत के बारे में पूछती रहती, कैसे हैं हेमांग? ठीक है, सुधार हो रहा है, कहकर उसकी बात को टाल दिया जाता। ऐसा कहते वक्त परिवार का वह सदस्य किस मानसिक जद्दोजहद को झेल रहा होता है, इसका सही से शाब्दिक बयान कर पाना किसी के वश में नहीं। आरुषि कहती, हम दोनों को एक ही कमरे में क्यों नहीं रखवा देते? जवाब मिलता, डॉक्टर ने कहा है कि 2 बीमार एक कमरे में नहीं रह सकते। अपनी जंग में आरुषि भी वेंटिलेटर पर आ गई। 5 दिन वह वेंटिलेटर पर रही। इन्फेक्शन लीवर तक पहुंच गया था। आखिरकार एक और जिंदगी हार गई, मौत जीत गई। हेमांग को गुजरे 11 दिन हो चुके थे। अगले दिन उनकी 12वीं थी। देर रात आरुषि की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और सुबह 4 बजे उसने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया, बिना यह जाने कि अब उसका सुहाग भी इस दुनिया में नहीं है। आरुषि के चले जाने से हेमांग की 12वीं भी उस दिन नहीं हो पाई। उन दोनों की 12वीं की रस्म आरुषि के जाने के 12 दिनों बाद एक साथ की गई। कहते हैं रिश्ता ऊपर से बनकर आता है, पर इन दोनों ने अपना रिश्ता खुद बनाया। सामाजिक नियमों और परंपराओं के परे जाकर अपनी हिम्मत और कर्मों से निर्धारित किया। इस दुनिया को अलविदा कहते हुए अपने पीछे छोड़ गए अपने बच्चों के लिए गहरा दर्द और सामाजिक उसूलों व संस्कारों की दुहाई देने वाले लोगों के लिए ये वाक्य हेमांग और आरुषि एक दूसरे के लिए ही बने थे। हेमांग के बिना आरुषि जिंदा नहीं रह पाती, उसके जाने की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए हेमांग अपने साथ आरुषि को भी ले गए। साथ साथ जिंदगी जीने के बाद इन दोनों ने अपनी मौत भी ऊपर वाले से एक साथ ही मांग ली थी। जो लोग इनके घर छोड़कर जाने से नाराज थे, उन लोगों के लिए इनका प्रेम अब एक मिसाल बन चुका था, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एक दूसरे के ही बनकर रहेंगे। यह प्रेम लोगों के लिए एक शाब्दिक मिसाल बन चुका था। अब सुरुचि हमेशा अपनी बहन और जीजू के याद में खोई रहती। उसे हमेशा यह याद आता रहता कि अगर उन दोनों ने हिम्मत न दिखाई होती
तो वह उस नर्क से कभी नहीं निकल पाती। और आरुषि और हेमांग के दोनों बच्चों को भी उनके जाने से बहुत गहरा धक्का लगा था। लेकिन उनके मन में एक बात की तसल्ली थी कि उनके मम्मी पापा ने एक दूसरे का दुख नहीं देखा और शायद वे बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका प्यार अमर था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।